अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शुएब हसन रज़ा फ्रॉम पैक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। दो टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा सेंट्रियोल, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रियोल को जान लेते हैं कि सेंट्रियोल क्या चीज़ होती है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। देखिए, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनके अंदर एक सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनेली है। अगर मैं बात करूँ एक सेंट्रियोल के बनने की, तो सेंट्रियोल जो है सेंट्रोसोम के टूटने से बनते हैं। सेंट्रियोल जो है ज़्यादातर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और लोअर प्लांट्स के अंदर भी हम इसको कंसिडर करते हैं। दो की तादाद में वो कहता है यहाँ पे होते हैं, लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। जब आप न्यूक्लियस को देखते हैं, न्यूक्लियस की बिल्कुल बैरूनी तह जो होती है उसके बिल्कुल साथ सेंट्रियोल लगे होते हैं। ये जो आपको पिंक कलर के अंदर नज़र आ रही है सेंट्रियोल्स हैं। अगर हम बात करें इनके सेंट्रियोल्स की शेप के बारे में, तो ये बेसिकली 9 माइक्रोट्यूब्यूल के मिलने से बनते हैं। अगर आप इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 8 9 जो है ये कंसिस्ट इसके ऊपर होते हैं। और एक की अगर बात करें तो एक को मज़ीद आप डिवाइड करें तो वो 3 ट्यूब्यूल्स के साथ मिलके बनता है। साइटोस्केलेटन के अंदर आप लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्मॉल जो है पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर से जो है स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। इनका फंक्शन है बेसिकली, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसके कुछ जनरल करैक्टर समझे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं तो फंक्शन इसका डिस्कस करते हैं। व्हेन सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, देखिए जब एक सेल जो है डिवाइड होता है 1 से 2 के अंदर, कोई भी प्रोसेस होता है, जब जैसे माइटोसिस है, मियोसिस है, उसके दौरान जो हमें सेंट्रियोल जो है वो वाज़े तौर पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। ऊपर वाली डायग्राम के अंदर देखें, ये जो आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, धागे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं और ये सेंट्रियोल के अंदर से निकलते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, एरियल, एस्ट्रल होते हैं, ये काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं। ये सारे फाइबर जो है सेंट्रियोल निकाल रहा है। अब ये सारे फाइबर जो है बेसिकली अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ और क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवाते हैं और इसी को हम सेल की डिवीजन का नाम देते हैं कि सेल 1 से 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीलिया। अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करूं जिनके जो है बाहर या तो सीलिया होते हैं या फिर फ्लैजेला होते हैं, तो वो भी फ्लैजेला या सीलिया जो है वो सेंट्रियोल की मदद से बाहर आते हैं, क्योंकि वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो बाहर की जानिब जो एक्सटेंड करता रहता है। जब वो एक्सटेंड करता है तो वो एक सीलिया की शेप इख्तियार कर जाता है। ठीक है, तो सीलिया जो है वो बेसिकली मूवमेंट के अंदर रोल अदा करते हैं कि सेल को एक जगह से दूसरी जगह के अंदर मूव करवाने में रोल अदा करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा एक सेंट्रियोल का शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और ओवरऑल हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कितनी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो आपने इसको जो है प्रॉपरली रीड करके इसको सॉल्व करना है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और इसका हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर इसके हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, आपने जहन में रखना है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेली नहीं है। जब भी आपको जहन में आए कि बैक्टीरिया और दूसरे सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो उसके अंदर एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, जबकि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सप्लाई ऑफ एनर्जी, देखिए जिस तरह से ग्रिड स्टेशन होते हैं, हर सिटी को चलाने के लिए एक प्रॉपर स्टेशन होता है जहाँ पे एनर्जी फॉर्म होती है, उसी तरह से हर सेल को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक किस्म का एक पावर स्टेशन है, उसको हम जो है नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ऐसे नज़र आता है कि छोटे छोटे गोल से दाने पड़े, उसको वेजिकल्स या फिर रॉड्स कह सकते हैं या फिर फिलामेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह का जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नज़र आता है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो बाहर वाली आपको ग्रीन लेयर नज़र आ रही है, उसके थोड़ा सा अंदर आपको येलो कलर की नज़र आ रही है। ये डिफ्रेंशिएट मैंने इसलिए किया है ताकि आपको समझ आ सके कि ये दो मेम्ब्रेन है, एक को हम आउटर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं और एक को हम इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आउटर मेम्ब्रेन हमेशा स्मूथ मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर की जानिब फोल्डिंग्स होती हैं, अंदर की जानिब फोल्डिंग्स, या आपको फोल्डिंग नज़र आ रही है अंदर की जानिब, ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम नाम देते हैं क्रिस्टा का, ठीक है। एक वर्ड आप पीछे पढ़ के आए हैं सिस्टर्नाई, यहाँ पे वर्ड है क्रिस्टा, ठीक है। बहुत डिफरेंस इन दोनों के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पेसिफिकली जो फोल्डिंग्स की बात होती है तो आप क्रिस्टा का नाम जो है वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है डीएनए भी पाया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ कि सेल के अंदर कितनी तरह के डीएनए होते हैं तो आप कहेंगे 3 तरह के डीएनए होते हैं। एक वो डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एक वो डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और तीसरा वो डीएनए होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, और इसके अलावा आपने ये इंजाइम्स, कोएंजाइम्स, आपने मेटाबॉलिकल प्रोसेस ये खुद परफॉर्म करता है, तो इसके लिए इसको डीएनए की ज़रूरत है। क्योंकि डीएनए होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए होगा तो प्रोटीन बनेगी, जो कि इंजाइम्स होंगे बेसिकली जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और इसके अंदर जितना भी आपको ये ब्लू कलर का लिक्विड नज़र आ रहा है इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नोट डाउन करनी है, अच्छी तरह से इसको ज़हन नशीन कर लेना है। नेक्स्ट है 5वीं चीज़, उसको हम F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। इस स्ट्रक्चर को दोबारा देखते हैं हम। यहाँ पे आपको येलो कलर के छोटे छोटे मोती की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, नॉब्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल्स का। और ये F1 पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो है इंजाइम्स होगा, कोएंजाइम होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होंगे जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब हम चलते हैं इनके फंक्शंस की जानिब के फंक्शनिंग के एक्चुअली में क्या हो सकते हैं। जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है? एनाबॉलिज्म होती है, कैटाबॉलिज्म होती है, चीज़ों का बनना और चीज़ों का टूटना, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का टूटना किसी चीज़ के अंदर या ग्लूकोज का बनना, ये सारे जो प्रोसेस मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो आपने याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल जो है इसके अंदर परफॉर्म होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसके अंदर परफॉर्म होता है, फैटी एसिड का बनना और फैटी एसिड का टूटना, दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होते हैं। तीनों को आप सेपरेट पॉइंट के साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है ऑर्गेनिक फूड कन्वर्ट इनटू एटीपी, यानी कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट होती है। पहले मैंने बात की है मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोज का टूटना भी आता है, तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि फार्मूला देखें तो C6H12O6 है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब टूटता है तो बनती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ द एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी जब बनती है तो डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहें, मूवमेंट करना चाहें, बोलना चाहें, ठीक है, उसके अंदर एटीपी का बहुत रोल है। और वो एटीपी कहाँ से बन के आई? आपने कहना जी माइटोकॉन्ड्रिया से। एटीपी रीजनरेशन फ्रॉम एडीपी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने एक एटीपी यूटिलाइज़ कर ली है, एटीपी तो ख़त्म हो गई, अब वो बन गई एडीपी। तो एडीपी को मैं चाहता हूँ दोबारा एटीपी के अंदर कन्वर्ट करूँ, तो ये जो प्रोसेस है, साइकिल जो चल रहा है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। इसको हम डिटेल में भी चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अगर कोई इसमें क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।